करते हैं जिसका नाम क्या है? जलवाष्प। जलवाष्प इसको कहते हैं। और इसको अगर 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा में जितने जलवाष्प की मात्रा होती है, इसको हम लोग फिजिक्स के शब्द में ह्यूमिडिटी, आर्द्रता कहते हैं। देखिए टर्म पर जरा गौर करेंगे। मान लीजिए गर्मी ज्यादा होगा तो बोलिए आर्द्रता क्या होगा? ज्यादा ज्यादा वेपराइजेशन हो। अगर हवा में ज्यादा नमी होगा तो आपके शरीर पे, चेहरे पे पसीना भी रहेगा तो नहीं सूखेगा, क्योंकि हवा को पानी चाहिए और वो ऑलरेडी पहले से है। तो पंखा भी चलाएंगे तो ये सूखने वाला नहीं। इसलिए कभी कभी देखिएगा आप, अगर गर्मी बहुत है और अचानक पानी पड़ जाए थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, और हवा में आर्द्रता काफी बढ़ गया है तो आपको और गर्मी लगेगा। कभी ऐसा महसूस किए हैं? तो अब बताएं आर्द्रता किसको कहते हैं? एकांक घन मीटर आयतन में जलवाष्प की जो मात्रा होती है उसे आर्द्रता कहते हैं। नहीं समझे? एकांक घन मीटर का मतलब समझे? 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, इसमें कुछ जलवाष्प की मात्रा होगी। ये जो मात्रा होगी इसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्द्रता। अब आपको एक अच्छा प्रश्न यहाँ है, आर्द्रता को किस उपकरण से मापते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी बोलिए। आर्द्रता किससे मापेंगे? हाई ग्रो। अच्छा, हाईग्रोमीटर। अच्छा ये बताएं, अगर आपको लिखते हैं हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? इसमें लड़के बहुत कंफ्यूज होते हैं, हाइग्रो और हाइड्रो दोनों एक ही टाइप का। तो बोलिए, हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो इससे मापते हैं हम लोग क्या? आर्द्रता। और हाइड्रोमीटर से, अच्छा हाइड्रोमीटर आप लोग देखे हो? हाइड्रो वाला, अच्छा देखे हैं कि नहीं? नहीं, सब देखा है। बैटरी चेक करने वाला, ऐसे करके भिड़ाया और कहा कि हाँ आपका सेल बैठ गया। नहीं देखे हैं जी? वो जो बैटरी चेक करने वाला है उसी का नाम क्या है? हाइड्रो, वो हाइड्रोमीटर। और ये क्या करता है? आपेक्षिक घनत्व मापता है, कितनी उसकी डेंसिटी है, उसके अनुसार से उसमें एक लिक्विड, इसमें एक रहेगा पदार्थ जो तैरते हुए बताता है कि यहां तक तैर गया तो सही, इससे नीचे तो गया। आप लोग तो ये वाला देखे होंगे चेक करने वाला। तो अब जल्दी बताइए, हाइग्रोमीटर से क्या मापते? आर्द्रता। और हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व मापते। तो हम लोग दोनों देखे। अब जरा बात को सुनते जाएं। जलवाष्प का मतलब ठोस अवस्था में है कि द्रव अवस्था में है कि गैस अवस्था में? जल्दी बोलिए। तो ये गैस अवस्था में, और गैसियस फॉर्म में धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसका तापमान बढ़ेगा कि घटेगा? जल्दी जल्दी बोलिए। जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका तापमान बढ़ेगा कि घटेगा? इसका तापमान घटेगा। वेरी गुड। और जब इसका तापमान घटेगा तो धीरे धीरे, आप देखे होंगे 2-3 आदमी जा रहा है, मान लीजिए आप हाफ शर्ट में ही ठंडा के दिन में निकल, और धीरे धीरे टेम्परेचर कम रहा है तो आप फैलिएगा कि सिकुड़ते जाइएगा? बस तुरंत ऐसे ऐसे करना शुरू कर देंगे, दांत पे दांत भी मारने लगेंगे कि बहुत ठंड लग रही। तो ये भी फैशन में तो चल दिया सीधे, लेकिन जब ऊपर गया टेम्परेचर डाउन हुआ। आपको याद होगा क्षोभ मंडल की बात, प्रति किलोमीटर में 6.25 डिग्री सी टेम्परेचर घटता है, याद है ना सबको? और बादल की जो भी बात है सब क्षोभ मंडल की बात। तो जब ये ऊपर की ओर चढ़ता है तो इसका टेम्परेचर घटते जाता है, और जब टेम्परेचर घटते जाएगा, कम होते जाएगा, तो ये छोटे छोटे जो बूंद हैं, धूल कण है, ये सभी आपस में सटना शुरू हो जाएंगे। और ये सटना जिस समय शुरू हो जाएंगे तो इसको एक स्पेशली नाम देते हैं कंडेंसिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं संघनन। शब्दों पर ध्यान देंगे, शब्द से ही सभी आपके प्रश्न रहेंगे। तो पहले बताइए, हम लोग एक टर्म सीखे, कंडेंस होना, संघनन होना। संघनन का मतलब क्या सीखे? जलवाष्प जब द्रव में बदलता है, यहां तो गैस था, लेकिन जब टेम्परेचर कमते गया तो बताओ किस में बदल जाएगा? द्रव में।
मिल जाएगा। और जब जलवाष्प द्रव में बदलता है तो इस क्रिया को हम लोग कंडेंसन, संघनन कहते हैं। बोलिए, संघनन भी क्लियर हो गया। अब बताएं, अगर संघनित होने में वर्षा की, ये जो देख रहे हैं यहाँ जलवाष्प था और ये जब कंडेंस तो हो गया तो इसका घनत्व, आयतन सब देख रहे हो, स्थिति चेंज हो गया। और यही जो हम लोग आकाश में देखते हैं संघनन के बाद, इसी को बादल कहते हैं। अब बताइए बादल क्या है, ये बात समझ में आई आपको? तो बादल का मतलब हुआ जलवाष्प के संघनन के पश्चात जो स्वरूप ऊपर बन रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बादल का। बोलिए, स्पष्ट है सबका? अब यहां से जनरली जो प्रश्न रहते हैं हम लोग उसकी चर्चा करें। कौन सा बादल ज्यादा वर्षा कराता है, कहाँ बादल होता है, ये सभी आपको मेन प्रश्न बनेंगे। तो पहले एक बार कंसेप्ट इसका बढ़िया से ले लीजिए, फिर जो प्रश्न बनते हैं उसको चलेंगे। तो अब थोड़ा सा बात आपको अब डिटेल थोड़ा सा कर लें। तो अब इसमें हम लोग जरा देखेंगे तो एक बेस है, पृथ्वी के सतह से आपको बताए थे क्षोभ जो मंडल है इसकी अंतिम औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो हम लोग देखे थे 12 से 13 किलोमीटर। यानी जो बादल की बात है वो सभी क्षोभ मंडल में होते हैं और इसीलिए बादल 12 किलोमीटर ऊपर से ज्यादा नहीं होता। जब ऊपर समताप मंडल की बात करेंगे तो समताप मंडल में बादल नहीं होते। समताप मंडल में किसी प्रकार के कोई भी यहाँ मौसम परिवर्तन नहीं होते हैं। बोलिए, क्लियर है सबका? अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात सभी को समझना है। जब यहां से, ध्यान से समझेंगे, जब यहां से हवाएं उड़ेंगे और यहां से बादल चलेंगे तो ऊपर जाते जाते टेम्परेचर बहुत कम हो जाते हैं। इवन यहां तक कि ये सभी हिस्से में ये जल के जो कण हैं ये बर्फ में भी बदल सकते हैं, हिम कण में भी बन सकते हैं। और इसीलिए आप देखिएगा जो ऊंचाई पर बहुत बादल होगा उस बर्फ के कारण एकदम उजले नजर आएंगे। आप उजले बादल देखे होंगे, काले बादल भी देखे होंगे। कभी कभी सोचते होंगे ज्यादा वर्षा किससे हो, किससे होगा? उजला वाला से बहुत वर्षा। आप लोग निश्चिंत रहते हैं कि मौसम साफ। देखिए, उजला बादल सूचक किसका है इसको ध्यान रखना है। कभी कभी दे आपको परीक्षा में एकदम हल्का हल्का देगा, उसी को पढ़ पढ़ के लड़के डराते रहते। उजले बादल सूचक होते हैं। अब लड़के सोचता है कि हम पढ़े नहीं है बादल, पता नहीं किसका सूचक। तो इसमें दो तरह के थर्मामीटर है। अगर ये उजला बादल असंगठित है, फैला हुआ है, जहां तहां है, तो मौसम साफ है। लेकिन अगर उजला बादल एक जगह आ गया है तो समझो तूफान आने वाला है, मौसम गड़बड़ है। तुम लोग धीरे धीरे आसमान देख के सब पता लगाने लगो। कोई कहेगा आंधी आ रहा है तो ऊपर देख लेना ठीक से। जो उजले बादल होंगे वो एक जगह आ जाएंगे, संगठित हो जाएंगे। अगर उजले बादल जहां तहां जैसे तैसे हैं तो इसको हम लोग कहेंगे असंगठित है और ये मौसम साफ के सूचक हैं। और इस प्रकार हम लोग अभी देखें बादल को 3 लेयर में बांटते हैं। ये जो उजले बादल हैं इसको हम लोग पच्छाभी बादल के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको कीरस क्लाउड कहते हैं। ध्यान दीजिए, आपको इंग्लिश नाम भी अक्सर यूज करता है, कीरस क्लाउड, या इसको हम लोग क्या कहेंगे? पच्छाभी बादल। अभी हम डिटेल चर्चा सब पे करेंगे। और बादल को 3 स्तर में बांटते हैं। जो पृथ्वी के सतह से 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक है इसको निम्न स्तर के बादल कहते हैं। जो 2 से 6 किलोमीटर ऊंचाई तक है ये मध्यम स्तर के बादल होते हैं। और जो 6 से 10-12 किलोमीटर तक है इसको उच्च स्तर के बादल कहते हैं। परीक्षा में आपको क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में कौन उच्च स्तर के बादल है? तो आप समझ रहे हैं कीरस क्लाउड जो आप पढ़ रहे हैं, पच्छाभी बादल पढ़ रहे हैं, वो नीचे होता है कि ऊपर? ऊपर। और ये ऊपर जब भी होगा तो बताओ कैसा क्लाउड होगा? उच्च स्तर के बादल होंगे। क्या इससे वर्षा होती है? आंसर बोलिए। नहीं, वर्षा नहीं होती। ये संगठित जब होते हैं तो आंधी की सूचना है। असंगठित का मतलब जहां तहां उजला उजला दिखाई दे रहा है। आप आसमान में देखे कहीं यहाँ थोड़ा सा उजला, उधर थोड़ा सा उजला, एक जगह नहीं है तो मौसम साफ की सूचना। बोलिए, क्लियर है सबका? अब कीरस क्लाउड के बाद हम लोग देखें
मध्यम स्तर पर स्टेटस क्लाउड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ए स्टेटस क्लाउड। स्टेटस क्लाउड जो है ये खास आप देखे होंगे, ये भूरे रंग के बादल होते हैं। स्टेटस क्लाउड जो होंगे वो भूरे रंग के बादल होंगे। इससे बूंदा बांदी वर्षा कभी कभी होती है। स्टेटस क्लाउड का मतलब आसमान में लगेगा कि भूरा रंग जैसा एकदम छा गया, कभी कभी पूरे काला जैसा भी एकदम छा सकता है, डरावना लगता है। तो समझिएगा कि बहुत ज्यादा डरना नहीं है, वो वर्षा बहुत नहीं कराएगा, बूंदा बांदी करके निकल जाएगा। बात समझिए, बहुत ज्यादा वर्षा के लिए वो बादल नहीं। अब जो इसके बाद आएगा, ये सबसे रिस्पॉन्सिबल है वर्षा के लिए, निम्बस क्लाउड। और निम्बस क्लाउड जो है ये सबसे रिस्पॉन्सिबल है। आपको चॉइस में निम्बस ऐसे करके देगा, निम्नलिखित में कभी कभी तो ऐसा ही दिया है क्वेश्चन, निम्बस है। तो निम्बस माने कई लड़का सोचते लगता है चॉइस ए में देता है नींबू का खास प्रजाति, लड़के भी सोचता है निम्बस है तो लगता है उधर ही होगा क्या। तो यह एक प्रकार का बादल है। कैसा बादल? जो सबसे अधिक वर्षा कराता है। ये इसका रंग एक समान होगा, कहीं ज्यादा कम नहीं होगा, एक समान एकदम। निम्बस स्टेटस जो क्लाउड है, अगर आसमान में लगे कि कहीं ज्यादा कहीं कम, भूरा काला, तो समझिएगा बहुत वर्षा की संभावना नहीं है, बूंदाबांदी। अगर एक समान बादल चारों तरफ नीचे तक धरती छुए हुए तक आपको प्रतीत लग रहा है, तो समझिएगा कि ये निम्बस क्लाउड है और सबसे तेज वर्षा कराएगा। और निम्बस क्लाउड के बाद निम्न स्तर के जो बादल होते हैं विषुवतीय क्षेत्र में वर्षा कराते हैं, इससे वर्षा कम होते हैं। जबकि बताओ निम्न स्तर के जो बादल हैं, इसमें इस बादल में मेन इंपॉर्टेंट एक बादल है कुमुलस, कुमुलस क्लाउड। तो आपको ध्यान रखना है क्लाउड का टाइप्स में कुमुलस, निम्बस, स्टेटस और कीरस, ये चार मेन है। और इसका उप प्रजाति करते हुए 10 है, लेकिन आप 4 अभी करोगे, 10 ऑप्शनल वाले के लिए। जो ज्योग्राफी ऑप्शनल लेंगे उनको 10 टाइप्स ऑफ क्लाउड सीखना है, इनके टाइप पर भी चलना होगा। प्रीलिम्स के लिए एक सामान्य ज्ञान के लिए कम से कम बच्चों को चारों टाइप का क्लाउड उसको क्लियर रहे। अब इसमें पूछेगा सबसे ज्यादा वर्षा किस क्लाउड से होती है, तो निम्बस क्लाउड से सबसे ज्यादा वर्षा होती है। निम्बस अब दे देगा, कभी कभी निम्बस उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो अत्यधिक वर्षा करने वाले बादल में। क्वेश्चन तो कभी कभी जान के उपसर्ग प्रत्यय हिंदी हिंदी सब घुसाते रहता है। दे दिया निम्बस उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, लड़के बेचारे उपसर्ग पढ़ते ही वो हिंदी तरफ चले जाते हैं। और यहाँ भूगोल का क्वेश्चन कि निम्बस का प्रयोग कब करते हैं, वर्षा कराने वाले बादल में निम्बस उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। कुमुलस का मतलब ये आपको कहलाता है कपास बादल, कपासी बादल इसको कहते हैं। ये हिंदी में वर्षी बादल इसको कहते हैं। वर्षी जान के नहीं देता है कि लड़का वर्षा मार देगा, इसलिए निम्बस देता है। अब बताएं कपास बादल का लक्षण है, ये बादल आप लोग देखे होंगे निचले स्तर पर अभी भी आपको दिखाई देंगे, रुई के समान एकदम उजले होंगे और ऊपर से फैला होगा और नीचे से पतला होगा, गोभी के समान। फूल गोभी देखे हो ना, तो गोभी के समान देखना, यहां से कम और अचानक फैल गया उजला उजला, तो कहना कि वो समझ गए ये कौन सा क्लाउड है, कुमुलस क्लाउड है, कपासी। कपासी नाम क्यों है? कपासी नाम क्यों है? कपास भी उसी प्रकार का है, इसलिए इसका नाम कपासी है। और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में कपासी क्लाउड पर डे खूब बनता है। अच्छा बताओ, इससे बहुत ज्यादा वर्षा होगी कि कम? कम वर्षा होती, जलवाष्प सबसे ज्यादा होता है। लेकिन वर्षा कम क्यों होती है? जब जलवाष्प खूब है, सबसे ज्यादा नीचे जलवाष्प होगा, तो वर्षा कम क्यों है? ताप ज्यादा होता है। अरे नीचे का टेम्परेचर ज्यादा ना होगा, तो यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होने से वर्षा नहीं होती। कभी कभी टेम्परेचर जब कम आ तो कंडेंसिंग हो गया तो वर्षा हो जाती। और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में जहां सूर्य की किरण सीधी लंबवत पड़ती है, वहां सबसे ज्यादा जलवाष्प होते हैं और वहां का वर्षा सुन के आपको आश्चर्य लगेगा।
विषुवत रेखीय क्षेत्रों में डेली सूर्य की किरण सीधे पड़ने के कारण, लंबवत के कारण अत्यधिक जलवाष्प निकलता है। और सब जलवाष्प किस बादल में क्लाउड होते हैं? कुमुलस क्लाउड में सब संगठित होते हैं। और 12 बजे, 1 बजे, 2 बजते बजते तक इसमें इतने जलवाष्प हो जाते हैं कि बस 2 बजे के बाद खूब वर्षा होना शुरू होती। हम लोग के यहाँ तो सावन भादों में वर्षा होती है ना, विषुवत रेखीय क्षेत्र में डेली वर्षा होती, प्रतिदिन, साल भर, वर्ष भर वर्षा। डेली का यही रूटीन है। सुतिए उठिए 2 बजे तक खूब गर्मी रहेगा और ठीक 2 बजना ऊपर से खूब पानी पड़ेगा, ठीक 5 बजते बजते पानी खत्म हो जाएगा, आसमान एकदम साफ हो जाएगा, फिर काम कीजिए। यानी पानी का भी अपना रूटीन है, जैसे बच्चों का स्कूल का रूटीन। सोचिए विषुवत रेखीय बेल्ट में सब लोग जानते हैं कि 2 बज गया तो पानी आएगा, आ गया तो 3 घंटा ठीक है, 5 बज गया तो हाँ अब खत्म हो जाएगा, फिर अगला दिन यही रूटीन। अब आपसे पूछा जाएगा सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? विषुवत रेखीय क्षेत्र में, प्रतिदिन वहां वर्षा है। और उन जगहों पर वर्षा किस बादल से होती है? कुमुलस क्लाउड से, निचले बादल से ही होती है। और उसका रीजन अलग है, कारण अधिक जलवाष्प का बनना है। बोलिए क्लियर है सबका? अब कभी कभी वर्षा नहीं होती है तो आजकल एक शब्द आप लोग नाम सुने होंगे, कृत्रिम वर्षा। हम लोग आजकल नए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किए हैं, कृत्रिम वर्षा भी करवा सकते हैं। मतलब अपने से वर्षा हम लोग करवाने में सक्षम। कैसे होगा कृत्रिम वर्षा? जब बताएं, ऊपर टेम्परेचर बढ़ाना होगा कि घटाना होगा? जल्दी बोलिए। घटाना होगा। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता तो है ही, उसको टेम्परेचर केवल कम करेंगे तो कंडेंस करेगा, और कंडेंस करेगा तो नीचे आ जाएगा। और कम टेम्परेचर करने वाले 2 पदार्थ मेन है, एक का नाम है सिल्वर आयोडाइड और दूसरा का नाम है शुष्क बर्फ। और तुम जानते हो शुष्क बर्फ में किसका यूज करते? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए जहाज के द्वारा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर नेगेटिव बहुत कम होता है, इसको केवल स्प्रे करते चले जाएं, सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करते चले जाएं, तो ये इतने कम टेम्परेचर होते हैं कि आसपास के धूल कण और जलवाष्प संघनित होकर तुरंत बूंद बनाएगा। और बस ये आराम से एक बार जहाज पार हो गया और सब कंडेंस होके खूब कस के वर्षा हो जाए। अब देखिए कहीं पानी का जरूरत है कि पानी पड़ जाए, तो जहाज से हम लोग ये 2 सामान रखे हैं, आसानी से पानी उस एरिया में पड़वा सकते हैं, बाकी जगह नहीं हो। अब सोचिए हम लोग इंद्र भगवान को भी समझ गए कैसे परवाते हैं, तो हम लोग ये अपना फार्मूला निकाल लिए। तो आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में किसके सहयोग से कृत्रिम वर्षा होती है? तो सिल्वर आयोडाइड और कौन हो जाएगा? शुष्क बर्फ। बोलिए क्लियर है सबका? तो अब बादल से जो हमारे सिस्टम है उसको नोट करेंगे, और इसके बाद आपका एक सेक्शन, जो लोग लेट से आए उनका एक सेक्शन छूटा, वायुमंडल। अब मेन क्लास आपका शुरू हो जाएगा जलमंडल। रूटीन भी अब इधर बढ़ाएंगे, प्रतिदिन थोड़ा और टाइम से क्लास कर लेंगे। और आपका 40-45 मिनट की घंटी रखेंगे भूगोल का, 40-45 मिनट इतिहास का, और फिर 40-45 मिनट फिजिक्स। फिर आवश्यकता लगेगी तो एक विषय और शुरू हो जाएगा, 4 विषय 45 मिनट आप पढ़ते चलेंगे, एकदम ऑन टाइम निकल जाएंगे। तो चलिए जरा लिखिए फटाफट, हेडिंग दीजिए बादल, क्लाउड्स। बादल, क्लाउड, नीचे डैश देके लिखिए, डैश देके गर्मी अधिक होने से, गर्मी अधिक होने से, बोलिए जलवाष्प कम बनेगा कि ज्यादा? वेरी गुड, गर्मी ज्यादा तो जलवाष्प अधिक। गर्मी अधिक होने से अधिक जलवाष्प निर्मित होते हैं, अधिक जलवाष्प निर्मित होते हैं। अधिक जलवाष्प निर्मित होते हैं। नीचे डैश देके प्रति घन मीटर,
प्रति घन मीटर, प्रति घन मीटर आयतन में, प्रति घन मीटर आयतन में जलवाष्प की जो मात्रा उपस्थित होता है, जलवाष्प की जो मात्रा उपस्थित होता है, जलवाष्प की जो मात्रा उपस्थित होता है उसे आर्द्रता कहते हैं, उसे आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। नीचे डैश के लिख दीजिए, आर्द्रता को मापने के लिए आर्द्रता को मापने के लिए बोलिए किस चीज का प्रयोग करेंगे? वेरी गुड, हाई ग्रो की ड्रो, हाँ ग्रो करना। आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ब्रैकेट में केवल वही हिंट्स में लिख दीजिए, हाइड्रोमीटर की सहायता से, हाइड्रोमीटर की सहायता से आपेक्षिक घनत्व मापते हैं, हाइड्रोमीटर की सहायता से आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। हाइड्रोमीटर की सहायता से आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। नीचे बताओ, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान बढ़ेगा कि घटेगा? और तापमान घटने से जो हमारे जल वाष्प हैं उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी कि घटती जाएगी? जल्दी बोलिए। ज्यादा जलवाष्प होंगे पृथ्वी के सतह के नजदीक की ऊपर? बोलिए, सतह के नजदीक, नजदीक ज्यादा होगी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जलवाष्प की मात्रा घटेगी, घटेगी, और ये ताप कम होने से ये जलवाष्प आपस में सटेंगे और उसी से उस क्रिया का नाम है कंडेंसन, संघनन। और संघनन होने के बाद इसी जलवाष्प का नाम है बादल। क्योंकि संघनन कहते किसको है? जलवाष्प का वर्षा के बूंद के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। और वर्षा के बूंद आपस में हवा में तैर रहे हैं, बताए थे किसके कारण? श्यानता के कारण, विस्कोसिटी के कारण। तो लिख दीजिए जल्दी जल्दी फटाफट। नीचे डैश के लिखिए, ऊंचाई बढ़ने से, ऊंचाई बढ़ने से जलवाष्प की मात्रा घटता है, जलवाष्प की मात्रा घटता है और ताप भी घटता है, और ताप भी घटता है, ताप भी घटता है। नीचे स्टार लगा के डैश के लिख दीजिए, कम तापमान पर, कम तापमान पर, कम तापमान पर जलवाष्प, जलवाष्प द्रव में बदलने लगता है, जलवाष्प द्रव में बदलने लगता है, जिसे संघनन कहते हैं, कंडेंसन, जिसे संघनन कहते हैं, संघनन कहते हैं। और इसके पश्चात बादल का निर्माण होता है, जिसे संघनन कहते हैं, और इसके पश्चात बादल का निर्माण होता है।
इसके पश्चात बादल का निर्माण होता है। बादल का निर्माण होता है। चलिए जरा ध्यान से सुनना है। बादल बनने की क्रिया एक बार तेजी में सुने। ये सब टॉपिक थोड़ा सा खाली सुन ले, क्लास में याद हो जाएगा। ताप बढ़ेगा, जलवाष्प बढ़ेगा। एकांक घन मीटर आयतन में जितने जलवाष्प होंगे वो ह्यूमिडिटी, आर्द्रता है। और आर्द्रता को मापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है सबका? ऊंचाई बढ़ेंगे तो आर्द्रता का मान घटेगा और ताप भी घटेगा। कम तापमान पर जो जलवाष्प है वो अपने धीरे धीरे जम करके वो गैस से द्रव में बदलेंगे और इस क्रिया को संघनन कहते हैं। और जब संघनन की क्रिया हो जाएगी तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बादल का। बोलिए, क्या जलवाष्प बादल है? समुद्र से जलवाष्प उठ रहा है तो क्या उसको बादल कहेंगे? नहीं। जब उसमें संघनन की क्रिया हो जाएगी तो उसे बादल कहेंगे। बोलिए, स्पष्ट है सबका? अब बताएं, जब ये बहुत ऊंचाई पर रहेगा तो ऊपर तापमान ज्यादा है कि कम? इसीलिए वो बर्फ में भी बदल सकते हैं, आइस में भी बदल सकते हैं। और इसीलिए ऊंचे ऊंचे पर्वतों के चोटी पर बर्फ जमा होते हैं। कभी हिमालय वगैरह का बेल्ट में जाओगे तो उस सब जगहों पर, चूंकि उसकी ऊंचाई 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक है, ये यहाँ पे कोई बर्फ उर्फ नहीं जमेगा। 2 किलोमीटर तक कुछ नहीं होना। आप जानते हो कि हिमालय की ऊंचाई 8,848 49 50 मीटर तक, यानी 8 किलोमीटर से ऊंचा है। और 8 किलोमीटर से ऊंचा हो गया तो समझ सकते हो कि ये कहाँ पे चला गया? उच्च स्तरीय तक चला गया। चूंकि मध्यम स्तरीय 6 किलोमीटर तक ही, और माउंट एवरेस्ट की बात करें तो सोचो 8 किलोमीटर है। इन जगहों पर ही ये आराम से बर्फ जम के उसी पर बैठता है। बर्फ भारी है तो इस पर विराम करता है कि आइए बैठा जाए। और बहुत बड़े बड़े हिस्से में ऐसा बैठ जाएगा तो हम लोग कहते हैं ग्लेशियर है। और धीरे धीरे जब पिघल जाएगा तो हम लोग कहते हैं नदी निकल गई। अब आप समझ रहे हैं नदी वगैरह कैसे निकलता है? सब लक्षण समझ रहे हैं? सब का रीजन वही चल रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे ऊंचाई वाले जो शीर्ष देख रहे हैं उसी पर विश्राम है। पिघला, धीरे धीरे नदी का लिंकेज है। तो अब जरा हम लोग देखें, बादल को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। निम्न स्तरीय बादल कितने किलोमीटर तक? 2 किलोमीटर तक। मध्यम स्तरीय 6 किलोमीटर, 2 से 6। और उच्च स्तरीय बादल 6 से ऊपर। और बादल केवल क्षोभ मंडल में ही रहता है, ऊपर में बादल नहीं है, समताप में नहीं पाए जाते। बोलिए, ये भी लाइन स्पष्ट है सबका? अब यहाँ पे बताएं, बादल का हमने टाइप्स बनाया, उसको फिर से एक बार देखें। इसमें उच्च स्तरीय बादल में उदाहरण कौन आएंगे? पच्छाभी का मतलब कौन हो गया? कीरस क्लाउड। कीरस क्लाउड जरा एक बार ध्यान से सबका चाहते हैं, ध्यान देंगे तो आप इसको पहचान भी पाएंगे। कीरस मीन्स होता है घुंघरैला। घुंघरैला, ये उजला भी होगा और घुंघरैले बाल के समान ये आसमान में नजर आएंगे। ये घुंघरैला घुंघरैला दिखाई देगा, सीधा सीधा नहीं दिखाई देगा। तो घुंघरैला के कारण इसका नाम है कीरस क्लाउड। और ये कीरस जो घुंघरैला है, ये लोग आपस में अलग अलग भी रहेगा। तो समझिए कि अगर अलग अलग है, असंगठित है, तो मौसम साफ। अब अगर कभी आप आसमान देखें और देखें घुंघरैला घुंघरैला नजर आ रहा है तो कहिएगा कि समझ गए 6 किलोमीटर से ऊपर है और इससे वर्षा नहीं होता है। और अगर अलग अलग है तो कहिए एकदम वर्षा नहीं होगा, मौसम क्लियर। बोलिए, लक्षण क्लियर है इसमें? कीरस क्लाउड से कोई वर्षा नहीं होती। घुंघरैले टाइप का है, उच्च स्तर का बादल है। इससे ऑब्जेक्टिव यही 3-4 पूछते हैं। निम्नलिखित में किस बादल से वर्षा नहीं होगी? तो कीरस। उच्च स्तर के बादल निम्नलिखित में कौन है? कीरस। सबसे ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल हैं, अब उसमें दे देगा कुमुलस, निम्बस, स्टेटस, कीरस। आंसर कौन होगा? कीरस हो। अब बताइए, कीरस क्लियर है सबका? मध्यम स्तर पर आएंगे तो स्टेटस और निम्बस। सबसे ज्यादा वर्षा निम्न स्तर के बादल की मध्यम स्तर के बादल, मध्यम स्तर के बादल। निम्न से क्यों नहीं हुआ? वेरी गुड। निम्न में है बहुत ज्यादा आर्द्रता लेकिन ताप ज्यादा है, संघनन की क्रिया उतनी नहीं हो पाती। बोलिए, क्लियर है सबका? और अब यहाँ पे चलें,
स्टेटस क्लाउड जो देख रहे हैं इसको हिंदी में स्तरी बादल कहते हैं। ये स्तरी बादल कुछ भूरे रंग का है और ये बहुत वर्षा नहीं, ये बूंदा बांदी वाला है। कहीं कलर कुछ, कहीं कलर कुछ वैसा नजर आए, कहीं लगे कि वाह बहुत भयंकर, कहीं लगे कम, तो समझना ये स्टेटस क्लाउड है, स्तरी बादल। निम्बस क्लाउड एक जैसा किसी कोने से दिखाई दे देगा आप, ये अपने सूचना दे देता है। एकदम एक कलर से देखना, किसी कोना से उठ गया तो आदमी कहता है आ रहा है उधर से वर्षा बहुत तेज। ऐसा तो कभी कभी आप देखे होंगे, तो ये समझ लेना निम्बस क्लाउड आप देख रहे हो। और निम्बस क्लाउड के बाद एक कुमुलस की खासियत है, ये थोड़ा भूरा काला जैसा होगा निम्बस, और कुमुलस एकदम रुई जैसा उजला। अगर उजला बादल एकदम घुमरते उमरते आ रहा है और उसके साथ निम्बस मिला हुआ है तो समझ लीजिए बिजली कड़केगा, खूब तेज से बिजली चमकना, आवाज होना, वर्षा होना, सब होगा। कभी कभी आप देखते होंगे कि वर्षा के साथ बिजली जबरदस्त हो रहा है, तो ये लक्षण कुमुलस महाराज का है। अब आपको क्वेश्चन आएगा, विषुवत रेखीय क्षेत्र में वर्षा होती है, तो समझ लीजिए कुमुलस क्लाउड से वर्षा है, तो बताइए बिजली चमकता होगा कि नहीं। तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में वर्षा होती है चॉइस से प्रतिदिन, बी दोपहर से पहले, सी रात के समय, और डी 3 बजे के बाद, और ई एक से अधिक। सही, एक से अधिक मैंने सही बोल दिया। इसी में कहीं भिड़ा देगा जान करके कि विषुवत रेखीय वर्षा का जो है एक गुण है, और उसी में दे देगा तड़ित झंझावात के साथ वर्षा। लड़का तो बेचारा तड़ित और झंझावात देख के बड़ा परेशान हो जाता है। अरे तड़ित माने बिजली चमकना और झंझावात माने आवाज, तो बताओ इसकी खूबसूरती होगी तड़ित झंझावात इसमें शामिल होगा। बताइए कुमुलस क्लाउड की भी विशेषता क्लियर है सबका, तो जल्दी से इसको फटाफट लिख देंगे। नीचे लिखते हैं ऊंचाई के अनुसार से, डैश के ऊंचाई के अनुसार से बादल को 3 भागों में बांटा गया है। ऊंचाई के अनुसार से बादल को 3 भागों में बांटा गया है। बादल को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर लिख दीजिए, निम्न स्तर के बादल। निम्न स्तर के बादल, निम्न स्तर के बादल, डैश के इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई बोलो कितने किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक है, 2 किलोमीटर तक है, कॉमा बोलो इसमें बहुत वर्षा होती है कि कम होती है, कॉमा देके इससे वर्षा बहुत कम होती है, इससे वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा बहुत कम होती है। सेकंड नंबर लिखिए, मध्य स्तरीय बादल। मध्य स्तरीय बादल, मध्य स्तरीय बादल, बोले मध्य स्तरीय बादल कितना से कितना, 2 से 6, और इससे कम वर्षा, बहुत वर्षा की वर्षा नहीं, बहुत वर्षा। जितने भी वर्षा मैक्सिमम होगा सब कहां से होगा, मध्य स्तरीय बादल से होते हैं। लिख दीजिए मध्य स्तरीय बादल, डैश देके इसकी ऊंचाई 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के बीच होता है। इसकी ऊंचाई 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के बीच होता है। 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के बीच होता है, कॉमा देके इस बादल से काफी अधिक वर्षा होता है।
इस बादल से काफी अधिक वर्षा होता है। इस बादल से काफी अधिक वर्षा होता है। तीसरा नंबर लिख दीजिए, उच्च स्तरीय बादल। उच्च स्तरीय बादल। उच्च स्तरीय बादल, जल्दी बोलिए, उच्च स्तरीय बादल कहाँ होगा? 6 किलोमीटर से ऊपर। लिख दीजिए, 6 किलोमीटर से अधिक, 6 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित होता है, स्थित होता है। बोलिए, इसमें वर्षा बहुत ज्यादा की कम की नहीं होता है, कौमा, इस बादल से वर्षा नहीं होता है। इस बादल से वर्षा नहीं होता है। इस बादल से वर्षा नहीं होता। जल्दी बोलिए क्वेश्चन। एक बादल 300 मीटर की ऊंचाई पर है तो बादल है निम्न स्तरीय, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय। क्या क्या कर रहा है? इनमें से कोई नहीं, जल्दी बोलिए। बादल 3000 मीटर की ऊंचाई पर है तो बादल निम्न स्तरीय, मध्य स्तरीय, उच्च स्तरीय, या बादल नहीं होगा। हाँ, तो इतना ध्यान दिया तब सही हुआ। कई लड़का तो 3000 देखते ही कहता है कि होने का बात है, अरे 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। सब रंग बदल बदल के देगा, मिजाज एकदम ठीक रखिएगा। हम लोग किलोमीटर लिखा रहे हो, मीटर में दे देगा, और तब आपको पकड़ लेना है कि हाँ एकदम समझ लिए। तो अब जरा नीचे लिख दीजिए, बादल के 4 प्रकार हैं। अभी वर्षा के अनुसार है, अभी 3 प्रकार किसके अनुसार से देखे? ऊंचाई के अनुसार से। लिख दीजिए, बादल के 4 प्रकार हैं। ये वर्षा के अनुसार से है, कैसा उसका नेचर है। ये आप कर सकते हैं प्रकृति के अनुसार, बादल के नेचर के अनुसार 4 तरह के बादल हो गए। पहला नंबर लिख दीजिए, पच्छाभी बादल, कीरस क्लाउड। पच्छाभी बादल, कीरस क्लाउड। इंग्लिश नाम आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इंग्लिश नाम आपको हिंदी में देवनागरी में लिख के दे सकता है। पच्छाभी बादल, कीरस क्लाउड। चलिए एक बार सुनते हैं। एकदम लिखने के पहले 90% क्लास में एकदम याद चाहिए कि हाँ लिखाया, हमको याद है। कीरस क्लाउड एक प्रकार का है निम्न स्तरीय बादल, मध्य स्तरीय बादल, उच्च स्तरीय बादल। वेरी गुड, पहला नंबर इसमें करेंगे, पहले सुनते जाइएगा। उच्च स्तरीय बादल है। दूसरा, इसका रंग कैसा होता है? जल्दी बोलिए। तो अभी समझाए कि उतनी ऊंचाई पर जो जलवाष्प होते हैं वो बर्फ में बदलते हैं, और इसी कारण इसका कलर कैसा है? सफेद उजले रंग का यह दिखाई देता है। फिर इसका नेचर आपको बताए कि कीरस मीन्स क्या होता है? घुंघरेला। उजले कलर का घुंघरेला बादल यह है। और उजले कलर का घुंघरेला बादल अगर देखेंगे तो ये 2 तरह का होगा। असंगठित। असंगठित का मतलब अनऑर्गेनाइज, जैसे तैसे जहां तहां, तो यह साफ मौसम की सूचना देता है। लेकिन अगर यह संगठित, ऑर्गेनाइज्ड हो गया तो यह तूफान की सूचना देता है। बोलिए, दोनों क्लियर है सबका? तो ये आपको इसमें किरस क्लाउड में लिखना है, जल्दी से लिख दीजिए। पहला पच्छाभी बादल, ये हेडिंग हो गया, नीचे डैश पे के लिखिए। उच्च स्तरीय बादल है, उच्च स्तरीय बादल है, उच्च स्तरीय बादल है। बोलिए, वर्षा होगा इससे? इससे वर्षा नहीं होता है। इससे वर्षा नहीं होता है। इससे वर्षा नहीं होता है। कौमा देखिए, यह सफेद घुंघरेले होते हैं।
यह सफेद रंग के घुंघरेले होते हैं। यह सफेद रंग के घुंघरेले होते हैं। सफेद रंग के घुंघरेले होते हैं। नीचे डैश देखे, जब यह बादल असंगठित होता है, असंगठित समझे सब, फैला बिखरा हुआ, जब यह बादल असंगठित होते हैं, असंगठित होते हैं तो साफ मौसम की जानकारी देते हैं। साफ मौसम की जानकारी देते हैं। साफ मौसम की जानकारी देते हैं। और जब संगठित होते हैं, और जब संगठित होते हैं तो तूफान की सूचना देते हैं। तो तूफान की सूचना देते हैं। तूफान की सूचना देते हैं। चलिए नीचे हेडिंग दे दें, स्तरीय बादल। ये स्तरीय शब्द क्यों है? क्योंकि यह लेयर में क्षैतिज रूप से बिखरा रहता है, इसलिए इसका नाम स्तरीय बादल है। ये आसमान में क्षैतिज रूप से आप इसके बिखराव को पूरे देखेंगे, एक समान सभी जगह फैला हो, तो ये समझेंगे स्तरीय बादल है। इसको स्ट्रेटस क्लाउड कहते हैं। और बताएं, स्ट्रेटस क्लाउड किस कलर का है? भूरे रंग का। बहुत वर्षा की कम कम बूंदाबांदी केवल रह जाएगा। लिख दीजिए डैश देके, बोलिए कहाँ का बादल है, उच्च स्तरीय कि निम्न स्तरीय? हाँ, डैश देके लिखिए, मध्य स्तरीय बादल है। मध्य स्तरीय बादल है। मध्य स्तरीय बादल है, कौमा भूरे रंग का होता है। भूरे रंग का होता है। इस बादल से बहुत हल्के वर्षा होते हैं। इस बादल से बहुत हल्के वर्षा होते हैं। नीचे डैश देखे, यह क्षैतिज रूप से फैला होता है। यह क्षैतिज रूप से फैला होता है। क्षैतिज रूप से फैला होता है। चलिए अब मेन आ गए हमारे वर्षी मेघ महाराज। वर्षी मेघ को हिंदी में तो कभी नहीं पूछेगा, इंग्लिश पूछता है इसका। कौन सा है? निम्बस क्लाउड। ये इंग्लिश नाम इसका सब लोगों को ध्यान चाहिए, क्योंकि आपको दे देगा निम्बस का प्रयोग करते हैं तो समझना कि बादल के जो खूब वर्षा कराता है उसमें निम्बस का यूज होगा। जब आगे पढ़ोगे तो निम्बस का ही वेराइटी सब आ जाएगा। अब निम्बस स्टेटस क्लाउड तो समझिएगा वर्षा कराने वाला है। अब निम्बस जब भी लगेगा तो वर्षा कराएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। निम्बस क्लाउड वर्षी मेघ। बोलिए इसमें सबसे कम वर्षा की सबसे ज्यादा वर्षा? इसका रंग असमान की एक समान? एक समान रंग होगा, तो डैश देके लिख दीजिए, इस बादल का रंग एक समान होता है, हल्के काले रंग का, मतलब बहुत डीप भी नहीं, एकदम हल्का काला रंग है तो समझिएगा कि निम्बस क्लाउड आया हुआ है। इसका रंग एक समान होता है। और कॉमा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इस प्रकार के बादल से सबसे अधिक वर्षा होते हैं। इस प्रकार के बादल से सबसे अधिक वर्षा होते हैं। इस प्रकार के बादल से सबसे अधिक वर्षा होते हैं। सबसे अधिक वर्षा होते हैं।
लिखा गया सबसे। ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट, किस बादल से सबसे ज्यादा वर्षा होते हैं? निम्बस क्लाउड। निम्बस का मतलब क्या हुआ? तो लैटिन शब्द में वर्षा को ही निम्बस कहते हैं, इसलिए इस क्लाउड का नाम निम्बस क्लाउड आया है। नीचे लिख दीजिए अगला नंबर, कपास बादल। और कपास बादल को अंग्रेजी में बोलो क्या कहेंगे? कुमुलस। कुमुलस क्लाउड। कपास बादल, कुमुलस क्लाउड। कपास बादल, कुमुलस क्लाउड। और जल्दी बोले, इसका कलर आपसे पूछा जाता है, कपास बादल का रंग कैसा होता है? रुई के समान, रुई के समान एकदम उजला। और एक किस प्रकार के नेचर, उजला ई भी है और उजला ई भी है, लेकिन दोनों में अंतर है। हाँ, कैसे पहचानोगे? एक घुंघरैला होगा, यह गुंबद के आकार का होगा। क्लाउड देख के तुम समझ लो ना, अगर इस तरह का ही है लेकिन ऐसा बादल नजर आ जाए गोभी के समान, ऊपर फैला हुआ और नीचे कम, तो समझना कि हमको कुमुलस क्लाउड दिखाई दे रहा है। ये गायब होके सब बंद हो जाए तो समझना एकदम ऊपर ये कौन है? पच्छाभी है, किरस क्लाउड है। बोलिए पहचानने तो आ जाएगा सबको। तो डैश देके लिख दीजिए कपास बादल में, डैश देके इसका रंग रुई के समान, रुई के समान, रुई के समान उजला होता है। रुई के समान उजला होता है, कौमा, यह रुई के ढेर के समान, रुई के ढेर के समान या गुंबद के समान, गुंबद के समान, गुंबद के समान या गोभी के समान, खाने पीने वाला आइटम रहने से याद रहेगा तुमको, गोभी के समान दिखाई देता है, दिखाई देता है। बोलो बहुत वर्षा होगा कि कम होगा? कम होगा, लेकिन इसमें एक खासियत होगी, तड़ित झंझावात होगा। लिख दीजिए इस बादल, इस बादल के द्वारा बिजली चमक और गर्जन के साथ वर्षा होती है। बिजली चमक और गर्जन के साथ वर्षा होती है। बिजली चमक और गर्जन के साथ वर्षा होती है। अब थोड़ा सा वर्षा के बारे में तीन देख लें तो आपका इधर का सेक्शन खत्म हो जाएगा। रेनफॉल को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, तेजी में जरा ध्यान देंगे, तुरंत कंप्लीट होने जा रहा है। वर्षा जो होते हैं उसको तीन भागों में हम लोग बांटते हैं। पहला नंबर जो हमारा वर्षा होता है, इस वर्षा को हम लोग कहते हैं संवहन वर्षा। दूसरा नंबर जो वर्षा होता है इसको हम लोग कहते हैं पर्वतीय वर्षा। तीसरा नंबर जो वर्षा होती है वो वर्षा को हम लोग देखेंगे, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, चक्रवातीय वर्षा। बाकी चौथा नंबर हम लोग के यहाँ होता है, इस वर्षा को हम लोग मानसूनी वर्षा के नाम से जानते हैं। हम लोग के यहाँ कौन वर्षा है? मानसूनी। हम लोग के यहाँ जो वर्षा होती है मानसून आने के बाद होते हैं। बाकी जो क्लाउड से देख रहे हैं, ये तीन तरह की जो बात है उसको सबके दिमाग में बैठना चाहिए, क्योंकि इससे आपको प्रश्न ऑब्जेक्टिव या आगे समझने में सुविधा होगी। संवहन वर्षा किसको कहते हैं? तो संवहन का मतलब ही होता है गर्म होके ऊपर जाना और ठंडा होके नीचे आना। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संवहन वर्षा किन बेल्ट में होता होगा, तो अभी आपको समझाए, विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो कौन वर्षा है? संवहन वर्षा। जल्दी खासियत बोले, संवहन वर्षा की खासियत क्या है? प्रतिदिन वर्षा होगी। कब? 2 बजे के बाद। क्या रात भर चलेगा? नहीं, बस बिजली चमक और गर्जन होगा कि नहीं होगा। इससे कौन बादल बनते हैं? कुमुलस, कुमुलस क्लाउड बनते हैं। ये उजले रंग के बादल हैं, खूब बरस के खत्म। बोलिए क्लियर है सबका?
तो विषुवत रेखीय बेल्ट में जो वर्षा होती है उस वर्षा को कौन वर्षा कहते हैं? सममान वर्षा। अगर बादल पर्वत से टकराए तो टक्कर के बाद ये बादल ऊपर की ओर तेजी से बढ़ते हैं, और जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं टेम्परेचर घटता है, और ताप घटने से संघनन बढ़ता है, और जब संघनन बढ़ेगा तो ये पर्वत के इस हिस्से में बहुत तेज वर्षा कराते हैं, जबकि पर्वत के दूसरी ओर इनको उतरने का मौका मिलता है। तो ढलान पर जब उतरेंगे तो बताइए, तेजी से उतर रहे हैं तो ताप बढ़ते जा रहा है, तो संघनन का मौका नहीं है। इसीलिए पर्वत के दूसरी ओर वर्षा बहुत कम होती है। जब भी पर्वत है तो दो बात होगी, एक तरफ बहुत तेज वर्षा, दूसरे तरफ गायब हो। जिस तरफ पर्वत के कारण वर्षा नहीं होती है, इस क्षेत्र का नाम वृष्टि छाया क्षेत्र है। वृष्टि मतलब वर्षा, वर्षा का छाया, वर्षा गायब हो गया। अब आपको पूछा जाएगा थार मरुस्थल है, अरावली का वृष्टि छाया, दिमाग में सेट रखना। अब थार मरुस्थल आप समझोगे, अरावली पर्वत है, बादल को रोक देगा, उधर बेचारा वर्षा नहीं हुआ तो मरुस्थल बन गया, तो वो क्या है? इसका वृष्टि छाया हो। नहीं समझे बात? वृष्टि छाया का शब्द का नाम आते रहेगा किसी डेजर्ट में या कहीं भी, वहां पर पूछेगा कि किसका वृष्टि छाया है, तो आपको दिमाग में बैठ जाना है कि बगल में पर्वत कौन है, मारो वो उसी का वृष्टि छाया। क्योंकि वृष्टि छाया, वृष्टि मीन्स वर्षा, और छाया माने परछाई, तो ये पर्वत रोक दिया तो बेचारा वर्षा के परछाई बनल है, वर्षा गायब। बोलिए, पर्वतीय वर्षा भी क्लियर है सबका। और तीसरा नंबर समझ रहे हैं, चक्रवातीय वर्षा। कोई चक्रवात, आंधी तूफान आने पर वर्षा होती है। क्यों? आप देखना, अंधड़ आएगा तो कुछ पानी पड़ेगा, क्योंकि हवाओं के टेम्परेचर में अंतर होते हैं। अब आप सुनते होंगे कि बहुत गर्मी किए हुए है, अंधड़ आ गया है, तो टेम्परेचर यहाँ का गर्म है, कहीं से ठंडे पवन आ गए। अब ठंडे पवन आएंगे तो ठंडा भारी पवन है। अब बताओ, अभी मान लो कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, गर्मी आपको बहुत लग रहे हैं, तो इससे हवा में आर्द्रता, पानी का मात्रा कम है कि ज्यादा है? जल्दी बोलिए, ज्यादा है। ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होने से आर्द्रता ज्यादा है। लेकिन ये वर्षा क्यों नहीं कर पा रहा है? संघनन नहीं हो रहा है। और इसी बीच ठंडे हवा का आंधी आ गया। अब आंधी में खड़ा हो गर्मी में तो कहोगे बड़ा ठंडा, बड़ा मजा आ रहा है, अच्छा हवा लग रहा है। अब बताओ, हवा जैसी ठंडा हवा आ गया तो ठंडा हवा हल्का की भारी, भारी वो नीचे रहेगा, वो नीचे रहेगा, और इसको कहेगा जाओ ऊपर चढ़ जाओ। अब बताओ, अंधड़ जो आया वो नीचे घुस गया, इसको कहा ऊपर चढ़ जाओ, तो ये पूरा आर्द्रता लेके ऊपर चढ़ गया, तो ऊपर कहा कि आ जाओ ठंडा लगवाते हैं, संघनन होगा, और कहेगा अंधड़ आया, और जैसी अंधड़ गया तो इधर से पानी आया। अब आप लोग अंधड़ के बाद पानी का रीजन भी समझ गए हो। जब अंधड़ आएगा तो आप समझिएगा कि वो नीचे मारा ठंडा, तो ये बेचारा जो आर्द्रता लिए हुए हवा था ये कहाँ चढ़ गया? ऊपर, और ऊपर कंडेंसिंग हो गया, तो अंधड़ जैसी हुआ कहोगे कि वाह, अंधड़ के साथ तेज पानी पड़ा। ये जो वर्षा है इसको चक्रवातीय वर्षा का। बोलिए, चक्रवाती भी क्लियर है? ज्यादा चक्रवाती वर्षा हम लोग के बेल्ट में नहीं होता। शीतोष्ण कटिबंधीय बेल्ट जो ऊपर था, आपको याद है, ध्रुव के तरफ से ठंडा और इधर से यह वाताग्र वाला, इसको फ्रंटल रेनफॉल कहते हैं। फ्रंटल, फ्रंट में दो दो सेना तैयार है, ठंडा वाला कि आ जाओ, गर्म वाला आ जाओ, अब फरिया लो, वर्षा हो गई। हिंदी में वाताग्र वर्षा कहते हैं, इसी का नाम चक्रवातीय वर्षा है। तो चक्रवातीय या वाताग्र वर्षा शीतोष्ण कटिबंध की यहाँ की खासियत ज्यादा है। और हम लोग के यहाँ भारत में जो वर्षा है वो कौन सा है? मानसूनी वर्षा। अब आप बताएं, वर्षा के भी टाइप समझ पा रहे हैं सब कोई? विषुवत रेखीय बेल्ट में वर्षा कौन सा होगा? संवहन वर्षा। विषुवत रेखीय बेल्ट में वर्षा कम होती है कि ज्यादा? ज्यादा। धीरे धीरे सब समझने लगोगे। अगर डेली पानी पड़ेगा तो जंगल कम होगा कि ज्यादा? छोटे छोटे पेड़ पौधे कम होंगे कि ज्यादा? यदि पानी पड़ेगा तो घास उस बेचारा इतना पहलवान हो जाएगा कि बांस बन जाएगा। बात समझो, डेली वर्षा हो घास को, तो समझ ही रहो, जो घास को 2 इंच रहना है वो 10-12 इंच भी उठ सकता है कि वाह डेली पानी पड़ रहा।
और यहाँ अब आपसे पूछे जाएंगे विषुवत रेखीय जो क्षेत्र होंगे वहां वन कैसे होंगे, तो आप समझ रहे होंगे वन बहुत बिखरा होगा कि घना होगा। दूसरा, जिस पानी को डेली पेड़ मिल रहा है, उसमें पानी मिल रहा है पेड़ को, तो क्या जरूरत है पत्ता गिराने की। इसीलिए सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो कहोगे ओ सदाबहार, तो पानी पानी खूब पानी, तो चले गए विषुवत रेखा। अब आप विषुवत रेखा, हम लोग के यहाँ क्या है, मॉनसून आएगा तब पानी, बीच में भीषण गर्मी, तो पेड़ भी अपना ड्रेस बदल के तैयार होता है कब, गर्मी आने से ठीक पहले। देखो पेड़ का हम लोग के यहाँ लक्षण एकदम सबका फिक्स है, गर्मी आएगा तो उतना गर्म हवा चलेगा, लू चलेगा, तो ड्रेस चेंज कर लेते हैं। तो गर्मी आने के ठीक पहले तुम देखना अपना सब पत्ता गिरा उड़ा के नया मार लेगा कि हाँ अब सही है, तो इसको पतझड़ वन कहते हैं। तो पतझड़ वन कहाँ पाए जाएंगे, मानसूनी। अब धीरे धीरे जो वन, देखो जिसका वर्षा लाइन क्लियर है ना, वन समझने में उसको बहुत सुविधा होती। जिस लड़के को ना वर्षा पता है, ना विषुवत रेखा पता है, ना मानसूनी पता है, लिखाते जाइए सर लाल ब्लू क्या हो। तो अब पहले ये बताओ, इधर का लाइन एकदम क्लियर हो गया सबका, नीचे जल्दी हेडिंग मारो, वर्षा के प्रकार। वर्षा के प्रकार, वर्षा के प्रकार, पहला नंबर लिख दीजिए संवहन वर्षा। संवहन वर्षा, संवहन वर्षा डैश देके लिखिए विषुवत रेखीय क्षेत्र में, विषुवत रेखीय क्षेत्र में, विषुवत रेखीय क्षेत्र में इस प्रकार की वर्षा होती है, इस प्रकार की वर्षा होती है, कॉमा इसमें बिजली चमक, इसमें बिजली चमक के साथ, के साथ दोपहर 2 बजे के बाद वर्षा होते हैं, दोपहर 2 बजे के बाद वर्षा होते हैं, दोपहर 2 बजे के बाद वर्षा होते हैं। सेकंड नंबर लिखिए पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, जल्दी बोलिए पर्वतीय वर्षा की क्या खासियत हो गई, वेरी गुड, पर्वत के एक साइड में खूब वर्षा और दूसरे साइड में वर्षा नहीं, जिस साइड में वर्षा नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, वृष्टि छाया। ये सब नाम एकदम ध्यान से सुने रहेंगे, ये सब आगे यूज होगा। और इस साइड में वर्षा क्यों हुआ, पर्वत के सहारे तेजी से ऊपर चढ़ता है, और ऊपर चढ़ेगा तो ताप घटेगा, संघनन बढ़ेगा और वर्षा हो जाएगी। क्लियर है ना, लिखिए पर्वतीय वर्षा डैश देके, पर्वत के सहारे होते हैं, पर्वत के सहारे होते हैं, पर्वत के एक और अत्यधिक वर्षा होती है, पर्वत के एक और अत्यधिक वर्षा होती है, पर्वत के एक और अत्यधिक वर्षा होती है, और दूसरी ओर, और दूसरी ओर वर्षा नहीं होते हैं, दूसरी ओर वर्षा नहीं होते हैं, वर्षा नहीं होते हैं, जिसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, जिसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे, आपको इसके कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। तीसरा नंबर लिखिए चक्रवाती वर्षा, चक्रवाती वर्षा,
चक्रवाती वर्षा का दूसरा नाम बोलो, क्या बताए? वेरी गुड, इसी का दूसरा नाम है वाताग्र वर्षा। चक्रवाती का ही दूसरा नाम वाताग्र वर्षा हो गया। इंग्लिश में क्या बोलते? फ्रंटल रेनफॉल। फ्रंटल, फ्रंट से दो सेना मिलेंगे, ठंडा और कौन? गर्म, और तब रेनफॉल होगा। तो चक्रवाती वर्षा या वाताग्र वर्षा डैश देके बोलिए कब होती है? जब दो प्रकार के अलग अलग वायु एक साथ मिलते हैं, ठंडा और गर्म, तब ये शुरू हो जाते हैं। डैश देके लिख दीजिए, जब ठंडे और गर्म पवन, जब ठंडे और गर्म पवन मिलते हैं, ठंडे और गर्म पवन मिलते हैं तो चक्रवातीय वर्षा होती है। तो चक्रवातीय वर्षा होती है, चक्रवातीय वर्षा होती है। बोलिए ऐसा वर्षा कहाँ ज्यादा होगा? शीतोष्ण कटिबंधीय बेल्ट में। आपको बताए थे उधर से ध्रुवीय और इधर से नीचे पछुआ, ये दोनों मिलकर सबसे ज्यादा करते हैं। तो लिख दीजिए जल्दी से, उसी में इस प्रकार की वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अधिक होते हैं। इस प्रकार की वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अधिक होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अधिक होते हैं। चलिए, और हम लोग के यहाँ कैसी वर्षा है? मॉनसूनी। तो हम लोग के यहाँ वर्षा मॉनसूनी है। लिख दीजिए अगला, मॉनसूनी वर्षा। और जल्दी बोल दीजिए मॉनसूनी का मतलब क्या हुआ? मॉनसून के द्वारा खास समय में होने वाली वर्षा। तो लिख दीजिए डैश देके, निश्चित समय में मॉनसून के द्वारा होने वाली वर्षा, निश्चित समय में मॉनसून के द्वारा होने वाली वर्षा मॉनसून के द्वारा होने वाली वर्षा मॉनसूनी वर्षा कहलाता है।